कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक किला दिखाया जाता है जो कैम्बल फैमिली का कैम्बल हाउस होता है और उसी किले के अंदर अपना मेन कैरेक्टर होता है जो हमसे कह रहा होता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो मैं रास्ते से आराम से जा रहा था पर लेकिन अचानक से एक ट्रक आया जिससे मेरा ये एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया और मरने के बाद पता नहीं मैं ये किस जगह आ गया हूँ। क्या मेरे पास टाइम ट्रेवल करने की एबिलिटी तो नहीं आ गई? और मैं अपने आसपास देखूं तो सब कुछ बिल्कुल महल जैसा सज रखा है और वो भी वेस्टर्न स्टाइल में। और अगर मैं इस आईने में अपना चेहरा देखूं तो ये चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब मैं 18 और 17 साल की उम्र में था। अरे रुको, मैं ट्रेवल करके कहाँ आ गया हूँ? ऐसे भी अभी इस बात को छोड़ो, शायद से मुझे आईने में फिर से देखना चाहिए। अगर मैं ध्यान से अपने चेहरे को देखूं तो मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मैं जवानी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता था और शायद से ये दुनिया भी गेम की दुनिया हो सकती है। एक सेकंड रुको, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो एक ट्रक से टकराकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाना, क्या ये एक सपना तो नहीं है? अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं तो एक 30-35 साल का मोटा सा आदमी था। शायद से इस नाइफ से मुझे थोड़ा कट लगाकर देखना चाहिए कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ या किसी और दुनिया में पहुंच चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमें बहुत सारा खून दिखाया जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैंने तो इस नाइफ से हल्का सा खरोच मारा और इतना सारा खून। अरे अरे, ये नाइफ तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं सच में दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, मुझे पक्का यकीन हो गया है। फिर हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर अचानक से ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, अब मुझे याद आया कि ये तो एक नोवेल की कहानी है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर एक विलन होता है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम मून कैम्बल होता है जिसने रॉयल फैमिली का अपमान किया था, जिसकी वजह से उसका नोबल स्टेटस छीन लिया गया था और उसको आम नागरिक बना दिया गया था। और उसका क्राइम इतना बड़ा था कि उसको एम्पायर से बाहर निकालने तक की सजा सुना दी गई थी और उससे कह दिया गया था कि अगर तुमने एम्पायर के अंदर कदम रखने की भी कोशिश की तो तुम्हें बिना किसी रहम के मार दिया जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो परेशान होते हुए कह रहा होता है कि ओ नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब मैंने पहली बार इसका नाम देखा था तो मुझे ऐसा लगा था यह महज एक इत्तेफाक होगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या मैं सच में इस पीले बालों वाले विलन के शरीर में आ गया हूँ जिसका एक कमजोर सा शरीर है और बिना चला दिमाग है, जो ठीक से एक विलन का रोल भी नहीं निभा पाया? और अगर मैं इस कहानी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो इस नॉवल की स्टोरी का नाम द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मैन कैरेक्टर इन हिस्ट्री था। ये नॉवल मेरी रिकॉर्डेड होने से पहले बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, जिसको मैं भी पसंद किया करता था और डेली रीड किया करता था। तो ये कहानी एक लड़की पे थी जो नॉवल फैमिली की एक नाजायज बेटी थी, जिसके सामने आने वाले मॉन्स्टर और डीमंस को वो मार दिया करती थी और धीरे धीरे करके वो फीमेल लीड बन जाती थी जो दुनिया को बचाने का काम करती है। उन कैम्बल की कहानी की शुरुआत में एक बिना दिमाग का और घमंडी विलन होता है जो अपने फैमिली के नोबल स्टेटस को इस्तेमाल कर फीमेल लीड को परेशान करता है और उसको कई बार मारने की कोशिश से भी करता है। और फीमेल लीड पर होने वाले ये सारे हमलों से फीमेल लीड की टीम और भी ज्यादा मजबूत बन जाती है और आखिरकार उसकी सारी चालें बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से ड्यूक की पूरी फैमिली मुसीबत में आ जाती है और मून को देश से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उसकी हालत भिखारी जैसी हो जाती है। और लगभग 20 चैप्टर के बाद वो कहानी से गायब हो जाता है। वो बिल्कुल भी अच्छा यंग मास्टर नहीं था और वो हमेशा फीमेल लीड के रास्ते में आया करता था और अब मैं वही हूँ। अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि यार, मैंने तो सोचा था कि मैं रिकार्डेट होने के बाद एक मैन कैरेक्टर बनूंगा और दुनिया पर राज करूंगा, पर लेकिन मैं ऐसे पागल के शरीर में आ गया हूँ जो किसी दूसरे की सफलता की सीढ़ी बन रहा है। मुझे आगे क्या करना चाहिए? अब तो सब खत्म हो चुका है। फिर अपने मेन कैरेक्टर के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके कमरे के बाहर कोई मेड नॉक नॉक करती है। अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब कमरे के बाहर कौन आ चुका है, फिर उसको अपने कमरे के अंदर बुला लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो अंदर आ जाती है। वो मून कैम्बल हाउस की मेड होती है जिसका नाम कुछ अजीब सा है, पर लेकिन हम उसको एनी बुलाएंगे। अपना मेन कैरेक्टर एनी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? फिर एनी भी मून से कहती है कि ये मास्टर, कल आप जिस ड्रेस को पार्टी में पहनने वाली हैं वो ड्रेस आ चुकी है, इसलिए मैडम ने मुझसे कहा था कि मैं उस ड्रेस को आपको दे दूं जिससे आप इसको पहन कर देख सके। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी एनी से कहता है कि चलो मैं उसको बाद में पहन कर देख लूंगा, इसलिए तुम उसको साइड में रख दो। फिर हम देखते हैं कि एनी भी सामान रखने के बाद कुछ देर सोचने लग जाती है और अपने मेन कैरेक्टर को देखने लग जाती है। आखिर में एनी भी मेन कैरेक्टर से पूछ लेती है, यंग मास्टर क्या आप घायल हो? फिर अपना एमसी भी कहता है, हाँ मैं गलती से गिर गया था जिसकी वजह से मेरी उंगली में चोट लग गई और खून निकल आया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हल्की सी खरोच है, लेकिन हमारे पास कोई मेडिसिन या कोई बैंडेज है इसको
इसको ठीक करने के लिए जिससे मैं इसकी ब्लीडिंग को रोक दूं। फिर एनी मून की ये सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि बैंडेज ये कौन सी चीज होती है। फिर हम देखते हैं एनी नीचे बैठते हुए एमसी से कहती है कि यंग मास्टर, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो, पर लेकिन अगर आप खून को बहने से रोकना चाहते हो तो मैं ये कर सकती हूँ। फिर हमारा एमसी भी एनी से कहता है कि क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि एनी एमसी की उंगली को मुंह में ले लेती है और चाटने लग जाती है। अपना एमसी भी हक्का बक्का हो जाता है और सोचने लग जाता है, यार ये कर क्या रही है, मैंने तो इससे बिल्कुल भी नहीं कहा था ये करने को। फिर हम देखते हैं एनी का काम हो गया होता है। फिर एनी भी मून से कहती है कि देखिए खून बहना रुक चुका है और यंग मास्टर आपके खून की हर एक बूंद बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए प्लीज अपना अच्छे से ख्याल रखा कीजिए। फिर हम देखते हैं कि अपने एमसी का चेहरा बिल्कुल रेड हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि ओके ओके मैं याद रखूंगा। फिर हम देखते हैं एनी जाते हुए एमसी से कहती है कि मास्टर अगर आपके पास मेरे लिए कोई और काम नहीं है तो मैं अपने बाकी बचे काम को पूरा करने के लिए जा रही हूँ। फिर हमारा एमसी भी एनी से कहता है कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा थैंक यू जो तुम हमारे लिए इतना ज्यादा काम करती हो। हम देखते हैं एनी उस कमरे में से चली जाती है और एमसी भी उसको देखता रह जाता है। फिर अपना एमसी कह रहा होता है कि ओ यार वो लड़की कितनी क्यूट है यार, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से एक अप्सरा उतर के मेरी चोट को ठीक करने के लिए आ गई थी। फिर हमारा एमसी बिस्तर पर लोटपोट होते हुए कहता है कि यार वो ब्लैक बालों वाली मेट जब मेरी उंगलियों को चाट रही थी तो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एनी का सीन दिखाया जाता है। एनी कमरे में से बाहर निकलते हुए कह रही होती है कि मास्टर तुम मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करते थे, लेकिन अभी उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की और मुझे थैंक यू बोला। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मून का सीन दिखाया जाता है। मून अपने बारे में बताते हुए कहता है कि पीले बालों वाले लड़के के पास सब कुछ था, हैंडसम दिखता था, नॉवल फैमिली थी, बहुत सारा पैसा था और एक पर्सनल मेड भी थी, फिर भी पता नहीं इसने क्यों फीमेल लीड को परेशान करने की कोशिश की। और अगर मुझे अच्छे से याद है तो इसको सजा इसलिए मिली थी क्योंकि उसने अपने एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस को ड्रग्स दे दी थी, जिसकी वजह से इसको इतनी बड़ी सजा दी गई थी। चलो अब जब मुझे सब पता चल गया है तो इस मुसीबत से निकलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। बस मुझे इतना करना है कि उस फीमेल लीड को भड़काने की कोशिश नहीं करनी और पार्टी के अंदर कोई भी बेवकूफी भरा काम नहीं करना। और अगर मैं ये सब कर लूँ तो मेरे पास एक और चांस है 20 चैप्टर से भी ज्यादा कहानी में टिके रहने का। और अगर आगे भी मुझे एक अमीर यंग मास्टर बने रहना है तो मुझे कल की पार्टी के बारे में केयरफुली सोचना होगा। अभी कुछ देर पहले एनी मुझे कल की पार्टी के लिए कपड़े दे के गई है जो शायद से मैंने टेबल पे रखवा दिए थे। एक सेकंड रुको, कल कल के लिए देखी गई है। फिर अपना मैन कैरेक्टर अचानक से चिल्लाता है कि अरे यार पार्टी तो कल ही है, मैंने तो कोई भी तैयारी नहीं की। फिर हमें फिर से अपने एमसी का सीन दिखाया जाता है जो रोते हुए कह रहा होता है कि रिकार्डेट होने के बाद हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है, जैसे कि सिस्टम या कोई बूढ़ा सा आदमी या कोई ब्यूटीफुल सी गॉडेस, पर लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। फिर अपना मैन कैरेक्टर रोते हुए कहता है कि यार मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा, यार मुझको देखो, क्या मेरे पास सच में इस दुनिया में चीट करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में से 10 में से 5 गोल्ड कार्ड निकाल लिए थे, जिसकी वजह से सिस्टम को भी मुझसे जलन हो रही है। फिर अपना मैन कहता है बिस्तर पे आराम से लेटते हुए कहता है कि अब इन सब बातों को करने से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अब कल ही पार्टी का दिन है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता अगर मैं फीमेल लीड से माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफी करेगी या नहीं करेगी। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता वो माफी के बदले मुझसे कहे कि सबके सामने उसके पैरों को चाटना, और जब मैं उसके पैरों को चाटूंगा तभी वो मुझे माफ करेगी। हम देखते हैं कि अपना मैन कहता है इमेजिनेशन कर रहा होता है और इमेजिनेशन के अंदर वो प्रिंसेस बोल रही होती है कि मून तुम ये कर सकते हो क्योंकि असली मर्द वही होता है जो किसी भी हालात में अपने आप को डट कर खड़ा रखता है। दूसरों के सामने पैर चाटने जितनी बेइज्जती है उसके सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ तुम्हारी हाथ पैर टूट जाए और तुम्हें भिखारी जैसी जिंदगी बितानी पड़े। फिर अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ये अपमान अकेले ही सहने दो क्योंकि ये बेशक अच्छा होगा अगर वो कल पार्टी में काले मोजे पहन के आए। फिर अपना मैन कहता है बिस्तर से उठता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है जब हम मिलेंगे तो मैं उसके सामने लाइट के स्पीड से जाऊंगा और उसके पास घुटनों के बल गिर के उससे माफी मांगूंगा। और हम देख सकते हैं कि जब अपना मैन कहता है इतना कह रहा होता है उसके पीछे एक पोर्टल सा बना होता है, आप देख सकते हैं पीछे। फिर हम देखते हैं उसी पोर्टल के अंदर से मैन कैरेक्टर के सर के ऊपर कुछ गिरता है जिसकी वजह से मैन कैरेक्टर को भी चोट लग जाती है। फिर अपना मैन कैरेक्टर गुस्से में पीछे पलटते हुए कहता है कि अरे यार अभी क्या गिरा था, इसने मेरे सर के अंदर छेद कर दिया, मुझे बहुत जोर से चोट लगी है। फिर अपना मैन कैरेक्टर जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको अपने बिस्तर के ऊपर एक बुक पड़ी दिखती है। फिर अपना मैन कैरेक्टर बुक को उठाते हुए कहता है कि क्या ये वो बुक तो नहीं है
अपना मेन कैरेक्टर उस बुक को उठाने के बाद कहता है कि शायद से ये वही बुक है जो मुझे इस दुनिया में चीट करने में मदद करेगी। फिर अपना मेन कैरेक्टर इस बुक को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार आखिरकार मैं इस दुनिया में सरवाइव कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि भगवान ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालांकि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ और मैं कभी भी टॉप का चेहरा बन सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे चीट करने के लिए कोई सिस्टम या ये बुक मिल जाए तो इस दुनिया में सरवाइव करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं मैन कैरेक्टर उस बुक को खोलते हुए कह रहा होता है कि अब मैं इस कहानी की एंडिंग और अपनी किस्मत दोनों को बदल दूंगा। जब हम देखते हैं मून जब उस बुक को खोलता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। मून परेशान होते हुए उस बुक को बार बार घुमा घुमा के देख रहा होता है। मुझे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा, इसके अंदर है क्या। फिर हमें वो बुक दिखाई जाती है जो बिल्कुल खाली होती है और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ मजाक हो रहा है क्या, ये बुक तो बिल्कुल खाली है, मैं इस खाली बुक का क्या करूंगा। हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर बिस्तर पर बैठ के अपने आइंस्टाइन जितने दिमाग को लेके सोचने लग जाता है इस बुक का क्या किया जाए। अपना मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि अरे यार इस बुक के शब्दों को देखने के लिए कोई जादू मंत्र तो नहीं फूकने पड़ेंगे मुझे इस बुक के ऊपर। फिर हम देख भी सकते हैं जिस जगह मून को चोट लगी होती है उस जगह से खून नीचे गिर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो खून सीधे जाके बुक के ऊपर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं उस बुक के ऊपर खून गिरने की वजह से उस बुक के अंदर से डार्कनेस निकल रही होती है जिसको अपना एमसी भी देख लेता है। हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो डार्कनेस बहुत ही ज्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से अपना मैन कैरेक्टर उस डार्कनेस को देखने के बाद कहता है कि ये हो क्या रहा है, ये डार्कनेस मेरे पास क्यों आई जा रही है। फिर हम देखते हैं कि वो बुक मून की और भी ज्यादा ब्लड को खींचने लग जाती है। फिर हम देख सकते हैं कि अपना मैन कैरेक्टर धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। फिर हम देखते हैं किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी के हाथ और पैरों को जंजीरों से जकड़ के रखा होता है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, वो अपना मेन कैरेक्टर मून ही होता है जिसके शरीर को जंजीरों से जकड़ा होता है और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि उसको इस जगह कैद करके बहुत दिनों से टॉर्चर किया हो। फिर हम देखते हैं मून अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलता है। आंखों को खोलने के बाद मून आसपास देखने की कोशिश करता है और देखने के बाद कहता है कि मैं अभी हूँ कहाँ। हम देखते हैं अचानक से मून के चेहरे के पास एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि आखिरकार तुम उठ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। फिर वो लड़की मून की चोटों पर हाथ फेरते हुए कहती है कि इस दर्द से तुम बच नहीं पाओगे क्योंकि ये दर्द तुमको सबक सिखाने के लिए दिया जा रहा है। और हम देख सकते हैं जिसकी वजह से मून को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। उसके बाद वो लड़की आगे मून से कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैं कितने समय से दुखी हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और तुम्हें दूसरों की बातों को सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरों को दर्द देने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा बनना चाहिए जिससे हर कोई तुमसे नफरत करे और बस इसी तरह से मैं तुम्हें अपना बना सकती हूँ। पर लेकिन तुम अभी बदल गए हो, तुमने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है, पर मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए, मैं अपनी प्यार की मदद से तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगी और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की मून के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, मून भी नहीं नहीं करता रह जाता है। आज की इस कहानी को मैं यही खत्म करता हूँ और अगर आगे के चैप्टर तुम्हें जल्दी से देखने हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट तो होनी चाहिए। और अभी के लिए गुड बाय।